आज का टॉपिक है एनिमल फाइबर्स। वैसे तो आप 6 क्लास में पढ़ के आए हो कि फ़ाइबर्स क्या होते हैं। जो फाइबर्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि वो एक पतले, बहुत अपने हेयर के जितने पतले धागे होते हैं जिनसे मिल के बाद में उनको वीव करके क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। तो फाइबर्स एंड फैब्रिक। क्लोथिंग इज़ वन ऑफ आर बेसिक नेसेसिटीज़, यानी अपनी सबसे बेसिक नेसेसिटी ज़रूरत है। अपन कहते हैं ना, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ये अपनी बेसिक नेसेसिटी होती है। तो क्लोथिंग उसमें से एक है, यानी कपड़े पहनना या कपड़े जो है। क्लोथ्स आर स्टिच फ्रॉम द फैब्रिक। क्लोथ्स किससे सिले जाते हैं? फैब्रिक से सिल के अपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ या डिफरेंट स्टाइल्स के क्लोथ्स बनाते हैं। फैब्रिक्स हैव ए वैरायटी ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर किससे कहते हैं? जब अपन किसी चीज़ को टच करके देखते हैं तो वो किस तरह से अपन को फील होता है, वो उसका टेक्सचर होता है। तो अलग अलग फैब्रिक का अलग अलग टेक्सचर है। लाइक सिल्क की बात करें तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, किसी और फैब्रिक की बात करें तो वो अलग हो सकता है टच करने पे। तो सबका अलग अलग टेक्सचर होता है। बट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज़ प्रिपेयर्ड बाय वीविंग द फाइबर्स। पर हर तरीके का फैब्रिक बनने का तरीका जो है वो सेम ही होता है। और वो कैसे बनाया जाता है? फाइबर्स को की वीविंग करके। फाइबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटेरियल। यानी फाइबर्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? धागे कुछ किसी भी मटेरियल के, लाइक कॉटन के हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं। So they are the raw materials from which fabric और textile for our clothes is prepared. तो फाइबर्स क्या है? रॉ मटेरियल। जैसे अभी अपन कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है। सबसे पहले बेसिक सामान, उसको बनाने में क्या लगने वाला है, ये वो रॉ मटेरियल है जो अपना फैब्रिक या फिर टेक्सटाइल बनाने में काम आता है, जिसकी वजह से अपने कपड़े बन पाते हैं। रॉ मटेरियल अपन किसे कहते हैं? जो अपना कच्चा माल होता है। लाइक मुझे कुछ भी क्राफ्ट करना है या कुछ भी बनाना, मुझे फ्रेम बनानी है, तो मुझे उसके लिए जो जो मटेरियल लगेगा, लाइक स्टिक्स लगेगी, मोती लगेगा, जो भी लगेगा वो सब मेरा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। तो डिफरेंट फैब्रिक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो हर एक कपड़ा, जैसे हर एक सामान बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, हर एक क्राफ्ट करने के लिए, वैसे ही अलग अलग फैब्रिक बनाने के लिए फ़ाइबर्स भी अलग अलग चाहिए। तो इस चैप्टर में अपन एनिमल फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एनिमल फाइबर्स कौन कौन से पढ़ के आए, एग्जाम्पल अपन पढ़ के आए थे। वुल एंड सिल्क सबसे कॉमन। तो हेयर ऑफ सर्टन एनिमल्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटेरियल्स, यानी कुछ जानवरों के बाल जो है क्लोथिंग मटेरियल बनाने में काम आ सकते हैं। वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, आपको पता ही है, कॉमन सी बात है, दोनों अपने को एनिमल से मिलते हैं, ऑब्टेन यानी मिलते हैं। देयरफॉर द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। इसलिए जो फाइबर अपन को एनिमल से मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर। वूल सबसे फर्स्ट फाइबर अपन पढ़ने वाले हैं। तो वूल इज़ कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉट, याक, रैबिट्स एंड कैमल्स। ठीक है, तो इन सब जानवरों से अपन को जो हेयर मिलते हैं इनके, वो क्या कहलाते हैं? वूल कहलाते हैं। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। वाई? यानी ये सारे जो जानवर है इनके बॉडी पे ये बाल होते ही क्यों हैं? इस तरह से क्यों होते हैं? तो वूल फाइबर इज़ हाईली पोरस, झरझरा जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। पोरस का मतलब क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे होल हो, जिसके अंदर या तो कुछ ट्रैप हो जाए या उसमें से कोई चीज़ पास हो सके। तो वूल फाइबर उनके बाल में ऐसा क्या होता है कि वो हाईली पोरस होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं अपन। द एयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो वो जो पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें क्या एयर ट्रैप्ड होती है, यानी एयर उसमें फंसी हुई होती है, एयर होती है उन पोर्स में। तो वो किसकी तरह काम करती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो हीट को या लाइट को आगे पास नहीं होने दे। जैसे अपन डेली लाइफ में देखते हैं रबर होता है, तो रबर लाइट को पास नहीं करता, यानी वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसे अपन इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो उस चीज़ को पास नहीं करेगा। एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट। तो ये पोर्स, छेद जो है किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर। ये अंदर की हीट, उनके बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर जाने ही नहीं देते, क्योंकि क्या है? ये इंसुलेटर, और इंसुलेटर चीज़ों को आगे पास नहीं होने देती है। Does hair on the body of these animals keep them warm during colder conditions? तो जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी में उनको इससे मदद मिलती है। सर्दी में वो जो अंदर की बॉडी हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, और ये इजीली क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं इतनी ठंडी कंडीशंस में। वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग
विंटर क्लोथिंग, अपन को पता है अपने कपड़े बनते हैं ऊन से, ऊनी कपड़े जिन्हें अपन कहते हैं। तो अब देखते हैं अपन लिस्ट ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यानी नस्ल, काइंड्स यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शीप। तो नेम ऑफ ब्रीड दे रखा है टेबल में अपन को। सबसे फर्स्ट रामपुर, बिशर, नाली, लोही, भाकरवाल, पट्टनवादी, मारवाड़ी, तो ये सब उनके नाम है। और सेकंड कॉलम में दे रखा है अपन को क्वालिटी ऑफ वूल, यानी वो किस तरह की क्वालिटी देती है, वूल की क्वालिटी जो है उनकी किस तरह की होती है। तो वो नाम दे रखे हैं ब्राउन फ्लीस, कारपेट वूल, गुड क्वालिटी वूल, वुलन शॉल्स, यानी शॉल में जो वूल इस्तेमाल होगी वो इस ब्रीड के थ्रू मिलेगी अपन को, होजरी, कोर्स वूल, ये उनकी क्वालिटी के नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं ये आपको पता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ब्राउन फ्लीस वाली वूल्स मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कारपेट वूल, राजस्थान पंजाब में गुड क्वालिटी वूल, और जम्मू एंड कश्मीर में वुलन शॉल्स। तो आपको पता भी है जम्मू एंड कश्मीर फेमस है शॉल्स के लिए, तो समझ आ रहा है। गुजरात में हॉजरी और गुजरात में कोर्स वूल दोनों है। तो बस ये ध्यान रखने की बात है। द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्वालिटी ऑफ वूल यानी कितनी अच्छी वूल होगी वो किस पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। तो अपन देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पे अपनी क्वालिटी ऑफ वूल जो है डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले क्वालिटी है स्केल स्ट्रक्चर। अब स्केल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, वूल फाइबर्स हैव स्केल्स विच ओवरलैप लाइक शिंगल्स ऑन अ रूफ। तो जो अच्छे वूल फाइबर्स होते हैं उनकी स्केल्स क्या होती है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। और किस तरह से ओवरलैप करती है, ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर आना, ठीक है, लाइक शिंगल्स ऑन अ रूफ। शिंगल्स ऑन अ रूफ का मतलब है यहाँ पे जैसे आपने देखी होगी कुछ झोपड़ियों में एक के ऊपर एक, वो जो ऊपर ब्राउन कलर का पार्ट रहता है वी शेप में, उसमें एक के ऊपर एक ब्रिक्स टाइप ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं शिंगल्स ऑफ ऑन अ रूफ, से यहाँ पे वो मतलब है। तो उस तरह से एक के ऊपर एक उनके फाइबर्स जो हैं, अगर उनके हेयर्स इस तरह से ओवरलैप करते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल निकल के आती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्रिम्प। क्रिम्प का मतलब होता है वेवीनेस। जैसे किसी के घुंघरालू बाल होते हैं तो उसे अपन उसमें वेव्स आ रही है, छोटी छोटी वेव्स आ रही है या बड़ी, उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाल कैसे हैं। तो यहाँ पे भी उस क्रिम्प से क्या मतलब है, उसके जो शीप या गॉड जो भी है उसके बालों में वेवीनेस यानी घुंघरालूपन कितना है उसमें। तो द क्रिम्प और बैंड्स इन वुल फाइबर मेक इट हेवियर देन अदर टेक्सटाइल्स एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा उसमें बैंड्स या फिर घुंघरालूपन होगा उतना अच्छा वो उसको बाकी टेक्सटाइल से, बाकी चीज़ों से बेटर बनाएगा, हेवियर बनाएगा। एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। तो जितना अच्छा वेवीनेस उसमें होगा, जितना अच्छा क्रिम्प होगा, उतनी ज़्यादा वो हीट को रोक पाएगा। तो अपन को अगर फाइनर क्वालिटी ऑफ वूल हैव मोर क्रिम्स, यानी अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल चाहिए यानी उसमें ज़्यादा क्रिम्स होनी चाहिए, ज़्यादा वेवीनेस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ डायामीटर। डायामीटर यानी उसकी थिकनेस, उसके एक बाल की थिकनेस कितनी है। तो डायामीटर ऑफ वुल वेरीज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर्स टू 30 और मोर माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो सुपर फाइन मेरिनो अगर बात करें तो वो 15 माइक्रोमीटर्स की उसकी डायामीटर हो सकती है। माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जिसको आपको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पड़े। ऐसे आप ना तो देख सकते हो उसको कि कितनी उसकी डायमीटर है, ना मेजर कर सकते हो स्केल से। बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसको मेजर करने के लिए। बहुत छोटा है 15 माइक्रोमीटर। तो इतनी 15 से लेकर 30 तक या उससे ज़्यादा उनकी जो डायमीटर है वो हो सकती है। डायमीटर है लेंथ। लॉन्गर फाइबर्स मेक फाइनर वूल। लेंथ वेरीज फ्रॉम 6 इंच टू 15 इंचेस। यानी जितने ज़्यादा लंबे फाइबर होते हैं उतनी ज़्यादा फाइन वूल बनती है। लेंथ कितने कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 6 इंच से लेके 15 इंच तक की उनकी लेंथ हो सकती है। नेक्स्ट पैरामीटर है कलर, यानी कौन से कलर की वूल होती है। वूल जनरली इज क्रीमी वाइट इन कलर, यानी जनरली क्रीमी वाइट कलर होता है उनका। ओनली सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूसेस ब्लैक, ब्राउन और ग्रे वूल। यानी कुछ ही ब्रीड, कुछ ही नस्ल है, बहुत रेयर है, जो कि किस तरह की वूल निकालती है, ब्लैक, ब्राउन या फिर ग्रे कलर की, ठीक है। बाकी जनरली कलर कैसा होता है उनका, क्रीमी वाइट होता है।
क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज, जो कि अपना नेक्स्ट पैरामीटर है। अब इसमें क्या है, दीज फैक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्किल ऑफ द वर्कर्स हु शेयर वुल फ्रॉम शीप एंड प्रोसेस इट देयर आफ्टर। तो यानी वो साफ़ सुथरे कितनी होगी वुल, और वो किसी तरह से ख़राब ना हो। फ्रीडम फ्रॉम डैमेज का क्या मतलब है, वो किसी तरह से ख़राब ना हो। तो ये बातें किस पे डिपेंड करेगी, जो उस एनिमल पे से वूल उतारेगा, यानी जो आदमी, जो वर्कर वूल शेयर करेगा यानी उतारेगा उस एनिमल पे से और बाद में उसके फाइबर्स बनाएगा, तो ये उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना साफ़ है और कितना डैमेज होने से बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल लाइक। तो अब अपन पढ़ेंगे कि जो अपन जानवर से यानी कोई भी जानवर, शीप, गॉट, इनसे अपन ने जब हेयर निकालेंगे तो वो किस तरह से आगे प्रोसेस होता है, यानी वो हेयर उतारते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं कि वो बाद में फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन यू लर्न अबाउट द जर्नी यानी वो रास्ता स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो वो जो सफ़र है, वो जो जर्नी है, यानी वो जो वूल अपन उतारेंगे, उसके बाल उतारेंगे, वहाँ से लेके फाइनल फिनिश्ड वूल, जो एक जिससे बाद में एक अच्छे से अपन फाइबर बना सके और फिर फैब्रिक बना सकें। तो वो जो जर्नी है वूल की, वो किस तरह से रहती है, कहाँ से, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द वूल से लेके, यानी उसको उतारने से लेके बाद में उसको साफ़ करने से लेके फाइनल प्रोसीजर तक की जर्नी क्या रहेगी, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तो गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम द शिप इन्वॉल्व्स द स्टेप्स गिवन बिलो। तो ये कुछ स्टेप्स है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, सेकेंड है शेयरिंग, थर्ड है वॉशिंग और स्काउरिंग, फोर्थ है कार्डिंग और फिफ्थ है डाइंग एंड सिक्स्थ है स्पिनिंग एंड वीविंग। तो ये 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पूरे उस प्रोसीजर में, यानी वो बाल उतारते हैं, उसके बाद उनका फाइबर किस तरह से बनता है, वहाँ तक जो है ये 6 स्टेप होते हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इसको पहले से कुछ रीड करके रख सकते हो। इनके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इनमें आपको लगते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो, उनके मीनिंग्स यहाँ पे लिख सकते हो, और जो आज मीनिंग आपने इसमें देखे हैं वो भी आप लोगों को बुक में नोट कर लेने हैं। तो पूरा चैप्टर जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है उतना आपको अगेन रीड करना है। तो आज का आपका यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू।